16 दिसंबर 1971 ढाका। दोपहर का समय था। हजारों लोग रेस कोर्स ग्राउंड में जमा थे। दुनिया की नजरें उस छोटे से मैदान पर टिकी हुई थीं। कुछ ही देर में पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाले थे। लेकिन इस ऐतिहासिक पल से सिर्फ कुछ घंटे पहले एक और घटना घटी थी। एक ऐसी घटना जिसने साउथ एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 14 दिसंबर 1971 की रात ढाका के एक घर में हथियारबंद लोग घुस आए। उन्होंने बंगाली बुद्धिजीवियों, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, पत्रकारों को जबरदस्ती बाहर निकाला। उन्हें ट्रक्स में भरा गया और फिर वो कभी वापस नहीं आए। बाद में इसे इंटेलेक्चुअल किलिंग्स कहा गया। पाकिस्तान आर्मी और उसके सहयोगी ग्रुप्स जैसे अल बद्र और अल शम्स पर आरोप लगे कि उन्होंने नए बनने वाले देश को उसकी सोच और नेतृत्व से वंचित करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब अचानक हुआ? क्या भारत को पहले से अंदाजा था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान सिर्फ बैटलफील्ड पर हारा था या उसे अंदर से भी कमजोर किया जा चुका था? यहीं से शुरू होती है कहानी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की और 1971 के युद्ध की वो परतें जो आमतौर पर सामने नहीं आतीं। 1962 के चाइना युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध ने भारत की इंटेलिजेंस सिस्टम की कमियों को सामने ला दिया था। तब बाहरी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास थी। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका था कि भारत को एक अलग एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत है। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक निर्णय लिया। एक नई एजेंसी बनाई गई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके पहले चीफ बने आर.एन. काओ, एक शांत, कम बोलने वाले लेकिन बहुत ही तेज सोच वाले अधिकारी। रॉ का जन्म हो चुका था और 3 साल बाद उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। 1970 के जनरल इलेक्शंस में अवामी लीग ने भारी बहुमत हासिल किया। इसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। संविधान के अनुसार उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की सरकारी और सेना नेतृत्व, खासकर जनरल याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो, इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ। स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स पर गोलियां चलाई गईं। हजारों लोगों की जान गई। कुछ ही हफ्तों में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, ये भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौती बन गया। इसी दौरान रॉ सक्रिय हो चुकी थी। ईस्ट पाकिस्तान में उभर रहे प्रतिरोध को संगठित रूप देना जरूरी था। ये आंदोलन मुक्ति बाहिनी के नाम से जाना गया। रॉ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर मुक्ति बाहिनी के योद्धाओं को ट्रेनिंग देनी शुरू की। बॉर्डर के पास गुप्त ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए। उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर, सैबोटाज, इंटेलिजेंस गैदरिंग और कम्युनिकेशन डिसरप्शन की ट्रेनिंग दी गई। भारत आधिकारिक रूप से युद्ध में नहीं था, इसलिए ये सब गुप्त रूप से किया गया। रॉ के नेटवर्क ने पाकिस्तान आर्मी की तैनाती की जानकारी इकट्ठी की, सप्लाई लाइंस को कमजोर करने की योजना बनाई, ब्रिजेस और रेलवे ट्रैक्स की पहचान की और लोकल सपोर्ट को मजबूत किया। धीरे धीरे ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं जीता जाता, कभी कभी मनोबल तोड़ना सबसे बड़ा हथियार होता है। स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र प्रतिरोध की आवाज बन गया। इसने लोगों को एक नई आशा दी। मनोवैज्ञानिक युद्ध के तहत पाकिस्तान आर्मी के बीच भ्रम पैदा किया गया। ये संदेश दिया गया कि भारत पूरी तरह तैयार है और स्थानीय लोगों को बताया गया कि स्वतंत्रता संभव है। जब एक सेना को लगता है कि वो अकेली पड़ गई है, उसका मनोबल टूटने लगता है। 1971 का युद्ध कोल्ड वॉर के दौरान हुआ। अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के करीब थे। चीन भी पाकिस्तान का साथी था। इस परिस्थिति में भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत यूनियन के साथ 20 साल की शांति और मित्रता संधि पर साइन किया। ये कदम भारत के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हुआ। दिसंबर 1971 में जब अमेरिका का 7th फ्लीट, जिसमें यूएसएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट एरियर शामिल था, बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ा, तब सोवियत नेवी भी सक्रिय हो गई। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का खेल था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट पर भारत के एयरफील्ड्स पर हमला किया। भारत ने इसे युद्ध की घोषणा माना, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पर तैयारी पहले से हो चुकी थी।
रॉ द्वारा प्राप्त इंटेलिजेंस ने भारतीय सेना को स्पष्ट डायरेक्शन दिया, कौन से रूट सुरक्षित हैं, किस सेक्टर में कम प्रतिरोध मिलेगा और कहां से तेज आगे बढ़ा जा सकता है। जनरल सैम मनेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ी। सिर्फ 13 दिन में ढाका घेर लिया गया। पाकिस्तान आर्मी अलग थलग हो चुकी थी, सप्लाई लाइंस टूट चुकी थीं, लोकल सपोर्ट लगभग खत्म हो गया था। 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर साइन हुआ। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने हथियार डाल दिए। वर्ल्ड वॉर II के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर। इतिहास ये बताता है कि मुक्ति बाहिनी को संगठित करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इंटेलिजेंस इनपुट्स ने मिलिट्री कैंपेन को तेज और सही दिशा दी। मनोवैज्ञानिक युद्ध ने पाकिस्तान आर्मी का मनोबल कमजोर किया। राजनीतिक और कूटनीतिक तैयारी ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव को संतुलित किया। रॉ की भूमिका के पूरे विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी पूरी जानकारी कभी खुलकर नहीं बतातीं। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि 1971 की जीत सिर्फ बैटलफील्ड की जीत नहीं थी, ये एक सुव्यवस्थित और संयोजित रणनीति की जीत थी। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जो साइन हुए, वो सिर्फ सरेंडर नहीं था, वो इस बात का प्रमाण था कि जब स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी एक साथ काम करते हैं तो इतिहास बदल जाता है। युद्ध मैदान में लड़ा गया था, लेकिन उसकी नींव काफी पहले चुपचाप अंधेरे में रखी जा चुकी थी।